हाय एवरीवन, कार्बोक्सिलिक एसिड्स कर रहे थे हम लोग मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। कुछ मेथड्स हमने किए हैं और बाकी के जो मेथड्स बचे हुए हैं एक एक करके उनको किया जाए। जैसे नेक्स्ट मेथड है मैलोनिक एस्टर सिंथेसिस। देखो, मैलोनिक एसिड किसे कहते हैं? तो प्रोपेन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज मैलोनिक एसिड। यहाँ उसका एस्टर है तो कोई अल्काइल ग्रुप कर दो, C2H5, यहाँ भी C2H5, दिस इज डाईइथाइल मैलोनेट ऐसा। अब इसमें से जानते हैं कि हाइड्रोजन काफ़ी एसिडिक नेचर के हैं, पहले भी देख चुके हैं इसको अल्डिहाइड कीटोन के मेथड में। अब एसिडिक है तो कोई बेस के द्वारा आसानी से एब्स्ट्रैक्ट किया जा सकता है। कोई भी हाइड्रोजन इसको यहाँ कर दो, H- इसको ले लेगा तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट हो जाएगा ऐसा, CH 2 इलेक्ट्रॉन माइनस बगल में Na+, और ये हो जाएगा यहाँ से एस्टर ग्रुप C2H5 और यहाँ भी C2H5। अब फाइनली जो है अल्काइलेशन होगा इसका, X बाहर, ये अटैक करेगा माइनस प्लस, तो CrH COO C2H5 OC2H5। चाहो तो एक बार इसका अल्काइलेशन आप और कर सकते हो, दोनों पॉसिबिलिटी है। एक पॉसिबिलिटी यहाँ तक रुक जाने के बाद क्या करो, इसका हाइड्रोलाइसिस। तो बेसिकली एस्टर का हाइड्रोलाइसिस होगा तो एसिड बन जाएगा RCH, लेकिन यहाँ से डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। यदि मोनो बनाना है तो क्या करेंगे, इसका एसिडिफिकेशन डिकार्बोक्सिलेशन -CO2 हीट कर देंगे, यहाँ से हो जाएगा बाहर। तो ये RCH2 C डबल बॉन्ड OH, CH था, एक बचा हुआ हाइड्रोजन यही जुड़ जाएगा, CH2 और इसी OH बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो, डिकार्बोक्सिलेशन दो तरह का होता है, एक न्यूट्रल और एक कोई मेटल के प्रेजेंस में। न्यूट्रल डिकार्बोक्सिलेशन वह तब होता है जब कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट हो अल्फा कार्बन से। जैसे बेसिकली इसको हम शिफ्ट करेंगे तो कैसे शिफ्ट करेंगे, कार्बन आयन बना करके देखना होगा ना, ऐसे कि OH है, इस बॉन्ड को यहाँ करोगे, इसको कार्बन पे कर दोगे तो कुछ ऐसा बनेगा RCH माइनस C डबल बॉन्ड OH, तब यहाँ से CO2 होगा बाहर, H रह जाएगा। ठीक, अब यह कार्बोनाइल रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है तो चलेगा, न्यूट्रल डिकार्बोक्सिलेशन होगा। यहाँ नहीं होता ऐसे पॉसिबिलिटी, बगल में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो न्यूट्रल डिकार्बोक्सिलेशन उसका नहीं होता है, कोई मेटल वगैरह लिया जाता है तब। तो एक तो वैसे हो गया। अगला है कि एक बार सेम प्रोसेस और करो, बेस लो, एक्वस NaOH, बेस लेने के बाद अल्काइल हेलाइड लो तो बचा हुआ हाइड्रोजन भी हट करके आ जाएगा वहाँ, OC2H5। अब फिर से वही कहानी, हाइड्रोलाइसिस और डिकार्बोक्सिलेशन, H+ HOH माइनस CO2 हीट, तो ये RCrCOOH यहाँ जुड़ जाएगा H। दोनों संभावना है, एक बार अल्काइलेशन करोगे तो मोनो अल्काइल डेरिवेटिव्स मिलेगा, एक बार और करके चलोगे तो डाई अल्काइल डेरिवेटिव्स मिलेगा। जैसा भी बनाना चाहो बन जाएगा इससे। नेक्स्ट, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इम्पॉर्टेंट मेथड है, इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है।
फ्रॉम अल्काइल बेंजीन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बराबर क्वेश्चन आता है इसमें। इसमें देखो होता क्या है कि एरोमेटिक सिस्टम है, बेंजीन से ज़्यादा फैमिलियर है हम लोग, इसमें कोई ग्रुप लगा हुआ है। अभी वैसा ग्रुप है बेसिकली अल्काइल होता है जिसमें कंटेनिंग एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन, या अल्फा हाइड्रोजन को हम लोग बेंजाइलिक हाइड्रोजन भी यहाँ कहेंगे तो कोई गलती नहीं होगा, बेंजाइलिक हाइड्रोजन ऐसे। तो उस तरह का अल्काइल बेंजीन जिसमें कम से कम एक बेंजाइलिक हाइड्रोजन हो, अल्फा हाइड्रोजन हो, यदि इसका ऑक्सीडेशन किया जाए पोटासियम डाइक्रोमेट के साथ, पोटासियम परमैंगनेट के साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड एसिडिक मीडियम में, किसी के साथ भी, तो यहाँ जो भी अल्काइल ग्रुप रहेगा ना वह डायरेक्टली कन्वर्ट होता है कार्बोक्सिल में, ऐसा कार्बोक्सिल में COH। अब यहाँ R में कितना कार्बन है, माने छोटा अल्काइल है बड़ा अल्काइल ग्रुप है, उससे कोई मैटर नहीं करता है, वह पूरा का पूरा एक ही कार्बोक्सिल ग्रुप में बदलेगा, क्योंकि इस रिएक्शन के लिए जो मैकेनिज्म है वो मैकेनिज्म इसमें बेंजाइलिक कार्बन को ही इन्वॉल्व करता है, इसलिए बेंजाइलिक कार्बन डायरेक्ट उसमें बदल जाता है कार्बोक्सिल में यदि उसमें हाइड्रोजन है तो, और बाकी ग्रुप्स जो है वहाँ से सीधे निकल जाते हैं। मैकेनिज्म लिखेंगे नहीं अभी, लेकिन फंडा यही है इसमें। तो बस इतना याद रखना कि अल्काइल बेंजीन का ऑक्सीडेशन है। अब अल्काइल बेंजीन में अल्काइल ग्रुप का एक ही कंडीशन है भाई कि उसमें एक अल्फा हाइड्रोजन या बेंजाइलिक हाइड्रोजन होना चाहिए, मतलब बेंजीन से डायरेक्ट जो कार्बन जुड़ा हुआ है उसमें कम से कम एक हाइड्रोजन होना चाहिए, तब नहीं उसमें हाइड्रोजन है तो फिर इस तरह का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। सिंपल सा कहानी है। डायरेक्ट ऑक्सीडेशन होगा लेकिन बीच में एसिडिफिकेशन करते चलना पड़ता है, मेनली KMnO4 इस्तेमाल करते लोग यहाँ बेसिक मीडियम में। तो बस इस कंडीशन को केवल याद रखो, फिर कोई दिक्कत नहीं होना है। जैसे मान लो मिथाइल बेंजीन है, अब मिथाइल बेंजीन का ऑक्सीडेशन है KMnO4 OH माइनस H2SO4, इथाइल बेंजीन है CH2 CH3 सेम थिंग, प्रोपाइल बेंजीन है सेम थिंग। कोई भी अल्काइल ग्रुप लिया जा सकता है। फिर आगे कुछ और देख लो, आइसोप्रोपाइल है CH CH3 वही KMnO4 OH माइनस H2SO4। फिर मान लो टर्शियरी ब्यूटाइल है ऐसा, इसमें भी यही कहानी होगा KMnO4 OH माइनस H2SO4। एक ऐसा ले लो अलग अलग पोजीशन पे अल्काइल CH3 KMnO4 OH माइनस H2SO4। सारे के सारे अल्काइल बेंजीन हैं, ऑक्सीडेशन सबका होना है बशर्ते जो कंडीशन बताया गया है वह फुलफिल हो तब। कंडीशन क्या था, बेंजाइलिक हाइड्रोजन कम से कम एक होना चाहिए, कार्बन कितना है कि नहीं है उससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ एक कार्बन है, दो कार्बन है, तीन कार्बन है, कॉमन देखना है कि सब में बेंजाइलिक हाइड्रोजन है या नहीं। तो बेंजीन से जुड़ा हुआ कार्बन बेंजाइलिक कार्बन, इसमें है हाइड्रोजन। बेंजीन से जुड़ा हुआ कार्बन बेंजाइलिक कार्बन, इसमें भी हाइड्रोजन। बेंजीन से जुड़ा हुआ कार्बन बेंजाइलिक कार्बन, इसमें भी हाइड्रोजन। तो इन तीनों से सेम ही प्रोडक्ट बनने वाला है एंड द प्रोडक्ट इज बेंजोइक एसिड। ऐसा
बेंजोइक एसिड बनेगा, तीनों से सेम प्रोडक्ट बनेगा। एक्चुअली रिएक्शन जो मैकेनिज्म है ना वो डायरेक्ट अटैक करता है ऐसी कार्बन पे, बेंजाइलिक पे। इधर जितना है सब तो बाहर ही हो जाता है, कोई मतलब ही नहीं हो सकता, बाहर हो जाता है सब। जैसे हाइड्रोकार्बन का आप कंबसन करते हो तो कितना हो कार्बन हो, कैसे CO2H2O बनता है, सेम चीज़ ऐसा ही होना है। यहाँ भी कुछ वही कहानी है, बेंजाइलिक कार्बन है उसमें हाइड्रोजन दिख रहा है, कहानी ख़त्म, इसके आगे सोचना ही नहीं है ज़्यादा। तो इस COOH, क्योंकि ग्रुप अटैक तो इसी पे करना है, इसको तो बाहर हो जाना है यहाँ से। अब यहाँ देखोगे या जो बेंजाइलिक कार्बन है इसमें कोई हाइड्रोजन नहीं है तो इसका कोई ऑक्सीडेशन नहीं होगा, नो रिएक्शन। बेंजाइलिक कार्बन में हाइड्रोजन होना ज़रूरी है जो कि बेसिकली रिड्यूसिंग नेचर का काम करेगा। और जैसा कि एल्डिहाइड में हमने देखा है कि रिड्यूसिंग हाइड्रोजन होने की वजह से काफ़ी आसानी से वह ऑक्सीडाइज हो जा रहा था कार्बोक्सिलिक एसिड में, जबकि कीटोन का नहीं हो रहा था। तो यहाँ भी वही चीज़ है, कीटोन में जैसे नहीं था वहाँ रिड्यूसिंग हाइड्रोजन, वैसे यहाँ अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन नहीं है, मतलब रिड्यूसिंग हाइड्रोजन नहीं है, तो यह जल्दी से ऑक्सीडाइज होगा नहीं, रिएक्शन ही नहीं होता है। अब यदि यह एरोमेटिक सिस्टम में अलग अलग पोजीशन पे है अल्काइल ग्रुप, तो फिर ये दोनों सेपरेटली कन्वर्ट होंगे कार्बोक्सिल में। ऐसे दोनों में बेंजाइलिक हाइड्रोजन है तो दोनों सेपरेटली अलग अलग जो है ऐसे कन्वर्ट हो जाएंगे कार्बोक्सिल में, और ये फॉर्मेशन हो जाएगा थैलिक एसिड का। थैलिक एसिड बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन 100% होगा ही होगा। ऐसे कोई भी अल्काइल बेंजीन दे करके रखेगा, ऊपर में लिख देगा भाई KMNO4 K2Cr2O7 कुछ भी, तो इन सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को देखते ही समझ जाना कि यहाँ अल्काइल को बदल देना है कार्बोक्सिल में, बशर्ते कंडीशन क्या है कि बेंजाइलिक कार्बन में हाइड्रोजन हो। अब एक स्पेशल मेथड है फॉर्मिक एसिड बनाने के लिए जिसे हम लोग लैब मेथड कहते हैं। लैब मेथड lab method of preparation of फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड बनाने का लैब मेथड, इसमें जो है फॉर्मिक एसिड बनता है ग्लिसरॉल और ऑक्जेलिक एसिड के कॉम्बिनेशन से। ग्लिसरॉल और ऑक्जेलिक एसिड के मदद से जो है फॉर्मिक एसिड बनाया जाता है लैब में। कैसे बनता है, स्टेप्स इन्वॉल्व्ड हैं इसमें 3, एक एक करके तीनों स्टेप के थ्रू चलेंगे हम लोग। तो सबसे पहला स्टेप में क्या होता है कि जो ग्लिसरॉल है प्रोपेन 1,2,3 ट्रायोल ग्लिसरॉल, इसका कंडेंसेशन होता है ऑक्जेलिक एसिड से। ऐसा ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड से इसका कंडेंसेशन होगा। कंडेंसेशन मतलब कि इसका OH और इसका H2O बाहर हो जाएगा, CHOH, यहाँ CH2OH, O, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, OH। दिस इज ग्लिसरॉल मोनो ऑक्जेलेट। ग्लिसरॉल मोनो ऑक्जेलेट कहेंगे इसे हम लोग। ऑक्जेलिक एसिड एक है इसीलिए सिंपल सा एस्टरीफिकेशन रिएक्शन जैसा है। याद करो पीछे अल्कोहल में हम लोग पढ़े थे, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड से जैसे एस्टर का फॉर्मेशन होता है वैसे ही यहाँ भी एक एस्टरीफिकेशन रिएक्शन है। अब जो यह बना ग्लिसरॉल मोनो ऑक्जेलेट
इस स्टेप में यहीं तक है। अगला स्टेप में क्या करेंगे, इसको सेपरेट करके स्ट्रांगली हीट करेंगे, स्ट्रांगली हीट करेंगे। तो स्ट्रांगली हीट करने से क्या होगा कि इसका एक CO2 यहाँ से बाहर हो जाएगा, मैंने बेसिकली डीकार्बोक्सिलेशन करवाएंगे। तो CH2O C डबल बॉन्ड OH, फिर यहाँ CHOH और ये हो जाएगा CH2OH। सो दिस इज ग्लिसरॉल मोनोफॉर्मेट, ग्लिसरॉल मोनोफॉर्मेट कहेंगे इसको। अब क्या होना है, इस ग्लिसरॉल मोनोफॉर्मेट का एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। और जब इसका एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करोगे तो हाइड्रोलाइसिस का स्टेप तो बार बार बता रहे हैं, समझ ही रहे हो। यहाँ सबसे पहले प्रोटोनेशन होगा, कि प्रोटोन जाके जुड़ जाएगा, ऐसे आ जाएगा प्लस, फिर शिफ्ट करेगा तो जो यहाँ से हम लोग H2O लेंगे वो न्यूक्लियोफाइल बन करके अटैक कर देगा, ग्रुप हटेगा। कई बार देख चुके हैं एस्टर का हाइड्रोलाइसिस, सेल बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, पिछला लेक्चर में शायद था, तो वहाँ भी मैकेनिज्म बताए थे। तो यहाँ से ग्लिसरॉल हो जाएगा अलग और ये फॉर्मिक एसिड बन जाएगा। तो बेसिकली ग्लिसरॉल जो यहाँ कैटलिस्ट का काम किया, नहीं शुरू में इन्वॉल्व हुआ ऑक्जेलिक एसिड के साथ, ऑक्जेलेट बनाया, उसी का डिकार्बोक्सिलेशन करवाने में मदद किया, और डिकार्बोक्सिलेशन होने के बाद हाइड्रोलाइसिस करके फिर से ही सेपरेट हो गया। तो एक प्रकार से कैटलिस्ट का काम कर रहा था, हम लोग तो यही कहेंगे ऐसा। तो यह था फॉर्मिक एसिड का लैब प्रिपरेशन, लैब मेथड, कैसे लेबोरेटरी में फॉर्मिक एसिड को बनाया जाता है। तो यहाँ से जो कॉमन मेथड्स थे कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने का समाप्त हुए। अब हम लोग इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज करें, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। पहले भी बताए हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टी में दो, सॉल्युबिलिटी और जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट वगैरह होता है, ये ही काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब एक एक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वगैरह रटना जानना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग एक वेरिएशन समझते हैं उसका, कि किस तरह से ये वैरी करते हैं, और उस हिसाब से भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है कंपेयर करने। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग शुरू से ही चले, फिजिकल स्टेट की बात कर लें पहले। तो फिजिकल स्टेट में कह रहा है कि जो शुरुआत के 3 एलिफेटिक एसिड है, C1 से C3, 1 से 3 कार्बन तक एलिफेटिक एसिड्स, ये सब के सब कलरलेस, पंजेंट स्मेलिंग, पंजेंट स्मेलिंग लिक्विड है। उसके बाद का नेक्स्ट 6 मेंबर, C4 से C9 तक, ये सभी ऑयली लिक्विड्स होते हैं, ऑयली लिक्विड्स। और इनका जो स्मेल है रैनसिड बटर, बहुत खट्टा बटर जो होता है उसके जैसा, रैनसिड बटर के जैसा इसका स्मेल होता है। शुरुआत वाले का पंजेंट स्मेल बताया जा रहा है, और इधर जो है इनका रैनसिड बटर, खट्टा जो होता है बटर, उसके जैसा स्मेल। कोई भी खट्टा चीज़ कैसे मांगता है, उस तरह से स्मेल होता है। उसके बाद के जो बचेंगे अब C10 के बाद के, ये सब के सब कलरलेस, वैक्स लाइक सॉलिड्स, मोम जैसा दिखता है ना, उस तरह के सॉलिड्स होते हैं सब, 10 कार्बन और उसके बाद से। यदि हम लोग बात करें एरोमेटिक एसिड की, बेंजोइक एसिड की ही बात कर लें, तो ये सब के सब कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं।
एरोमेटिक एसिड्स में सबके सब क्या है, कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। इसमें से जो हायर मेंबर्स हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के, 10 के बाद का ही, C10 से ज़्यादा जो भी है आगे 20-22 तक, वे सब जो है फैट्स के रूप में पाए जाते हैं और इसलिए जो है इनको फैटी एसिड भी कहा जाता है। हायर कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर कॉल्ड फैटी एसिड्स बिकॉज दे अकर एज फैट। फैट के रूप में वे होते हैं, इसलिए उनको क्या कहा जाता है, फैटी एसिड्स कहा जाता है, हायर कार्बोक्सिलिक एसिड को। बेसिकली 12 कार्बन हो, 14 कार्बन हो, 16 कार्बन हो, इस तरह के एसिड को। तो यही है फिजिकल स्टेट में कि शुरुआत के 3 एलिफेटिक एसिड, मतलब मिथेनोइक, इथेनोइक और प्रोपेनोइक, कलरलेस, पंजेंट स्मेलिंग, मतलब स्मेल जो उसका है थोड़ा सा खराब होता है, बैड स्मेल। उसके बाद के कार्बन नंबर 4 से 9 तक है ऑयली लिक्विड्स, चिपचिपा लिक्विड के जैसा, ऑयल जैसे होता है, स्मेल बताया जा रहा है रैंसिड बटर के जैसा। उसके बाद के सारे कलरलेस सॉलिड है। एरोमेटिक में बोल रहा है कि सब क्रिस्टलाइन सॉलिड है। बेंजोइक एसिड काफ़ी आसानी से मिलता है, लैब में देखोगे इसको, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। नेक्स्ट अब देखें हम लोग आगे, सॉल्युबिलिटी। कई बार बताया जा चुका है, सॉल्युबिलिटी हम लोग चेक करते हैं वाटर में, और वाटर में सॉल्युबल होने का कंडीशन है 2, पोलैरिटी और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वाटर में यदि सॉल्युबिलिटी चेक कर रहे हो तो 2 चीज़ देखना है यहाँ से, एक देखना है पोलैरिटी और दूसरा देखना है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये 2 चीज़ उसमें देखना है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड का जहाँ तक बात है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में पोलर ग्रुप तो है ही, और साथ में यह जो OH है एक्टिव ग्रुप, इसका हाइड्रोजन एसिडिक है, एसिडिक हाइड्रोजन, और इस वजह से जो है यह हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लायक भी है। तो पोलैरिटी भी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एबिलिटी भी है, तो इस हिसाब से कार्बोक्सिलिक एसिड वाटर में सॉल्युबल होगा। लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर सॉल्युबल इन वाटर। तो इस तरह का हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। H2O है, यहाँ माइनस होता है प्लस, इस तरह से। हाइड्रोजन बॉन्डिंग यदि इसका दिखाओगे तो यहाँ से RC डबल बॉन्ड OH, फिर यहाँ भी ROH, यहाँ से भी दिखाया जा सकता है HOC डबल बॉन्ड OR। तो सब जगह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होएगा। यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है, यहाँ से हो सकता है, यहाँ से हो सकता है, और यही हाइड्रोजन बॉन्डिंग के वजह से जो है कार्बोक्सिलिक एसिड वाटर में सॉल्युबल होते हैं। लेकिन लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड, लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड्स, लोअर मतलब यही 4-5 कार्बन तक। अब जैसे जैसे कार्बन बढ़ते जाएगा, तो कार्बन बढ़ने का मतलब है कि इधर का ये पूरा पार्ट बढ़ेगा, और ये पूरा पार्ट तो इधर वाला नॉन पोलर है। इतना सा पोलर ग्रुप होने से क्या होगा, इतना सा पोलर ग्रुप है तो इधर छोटा ग्रुप रहेगा तो मैनेज हो जाएगा। लेकिन अब इधर 10-12 कार्बन का ले लोगे जो हाईली नॉन पोलर नेचर का है हाइड्रोकार्बन ग्रुप, और नॉन पोलर चीज़ वाटर में जाएगा तो फिर वो पोलर चीज़ को भी ख़राब करेगा। मतलब पोलर ग्रुप का जो एबिलिटी था बॉन्डिंग का, चाहे ग्रुप के साथ इंटरैक्ट करने का, उसे कम करेगा, और फाइनली होगा क्या कि सॉल्युबिलिटी जो है इसका घट जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो जैसे जैसे कार्बन का संख्या बढ़ते जाएगा, हाइड्रोकार्बन पार्ट बढ़ते जाएगा, मतलब नॉन पोलर ग्रुप बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी जो है डिक्रीज करते जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड का वाटर में। तो लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड आर वेल सॉल्युबल इन वाटर,
ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड पोलर नेचर ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप, बट when the size of alkyl group or hydrocarbon part or non-polar alkyl group increases, the solubility in water decreases. तो वाटर में यदि सॉलिबिलिटी घट रहा है तो ऑब्वियसली ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सबका सॉलिबिलिटी अच्छा होना है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुलेगा ही। तो चाहे लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड हो या हाइयर कार्बोक्सिलिक एसिड हो, वे सबके सब डिजॉल्व कर जाएंगे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। वाटर में कंडीशन है कि लोअर घुलेगा, हाइयर वाला नहीं, लेकिन उसके बाद वाले जो है वे सब में घुल जाने हैं, चाहे और छोटा ग्रुप हो या बड़ा ग्रुप हो, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सबके सब डिजॉल्व होते हैं। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट वगैरह बचा है जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।